अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। हमने तुम्हें देखा तो कह दिया इश्क मुबारक हो। जरगुल की मेहंदी पर वो उसे देखती मुस्कुरा कर बोली थी, जिस पर बख्त ने उसे नाक चढ़ा कर देखा था। तुम्हें देखा तो हमने कह दिया इश्क मुबारक हो। सामने से आते बख्त को देखकर वो बोली थी, जो काफी तैयार श्यार था। खैर, तैयार तो वो हमेशा ही रहता था। ये शेर मैं आपके लिए नहीं बोली, वैसे ही जुबान पर आया तो बोल दिया। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। वो गुस्से से उसकी तैयारी को गौर से देखती हुई बोली। वो जवाबन दांत पीसता हुआ गुजरने लगा था जब वो बाजू उसके आगे ले आई। क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है मेरे पास, जो तुम जैसी कुन जहन लड़की से खपाता फिरूं। आगे से हटो, मुझे देर हो रही है। वो काफी गुस्से से बोला था। आपसे ज्यादा ज़हीन थी, खबरदार जो मुझे कुन ज़हन कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? और दूसरी बात, घर में मेहंदी है, आप कहाँ तैयार होकर जा रहे हैं? खैरियत है ना बड़े मियाँ जी, या कोई और चक्कर है? वो उसकी तैयारी को मशकूक नजरों से देखती हुई नाक चढ़ाकर बोली। तुमसे मतलब? वो अकड़ अंदाज लिए बोला। कमसिन बीवी हूँ मैं आपकी, मुझसे बेवफाई की तो छोड़ूंगी नहीं। एक दफा हमारे कॉलेज में एक लड़के ने मेरे दोस्त को धोखा दिया था। हमने उसे दूसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया था। वो एक माह तक बेड से उठ नहीं सका। एहतियात करिएगा आप भी, धक्का देने में तो मैं शुरू से माहिर हूँ। गर्दन अकड़ा कर कहती वो इसका खून खुला गई थी। पीछे हटो, दिमाग मत चाटो मेरा। वो इसे पीछे हटाता आगे बढ़ा था। होगा तो चाटोगे ना, आधे घंटे तक आ जाइएगा, वरना आपके सारे कारनामा आगा जी को बता दूंगी। गुस्से से कहती वो बड़ी हवेली की तरफ भाग गई थी, जबकि वो गहरा सांस लेता खुद को कंपोज करने लगा था। उफ, ये लड़की और इसकी जुबान, किसी दिन मुझसे बहुत मार खाएगी ये। वो दांत पीस कर कहता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मेरे लिए तो कभी तैयार नहीं हुए, बाहर जाते वक्त ही क्यों तैयार होते हैं वो? आप समझा दे इन्हें, वरना मैं इनका नाक तोड़ दूंगी। आगा जी से दिल के फफोले फोड़े जा रहे थे। चेहरे पर बहुत गुस्सा था तो दिल में एक अजीब सी जलन। आगा जी एक पल को मुस्कुराए थे। तो बेटा, तुम उस पर नजर रखा करो, खूबसूरत है और अमीर भी। ऐसे मर्दों की तो तलाश में रहती है लड़कियां। आगा जी फसू से उसे समझाया था। क्या? वो हैरत ज़दा हुई। हाँ मेरे बच्चे, तुम उस पर तवज्जो दिया करो, खाना बनाया करो, उससे कपड़े वगैरह टाइम पर निकाल कर दिए, इससे वो तुम पर तवज्जो देगा। आगा जी ने सर उसके करीब करते हुए उसे समझाया। कामों की नकम्मी हूँ मैं, मुझसे नहीं होते काम। वैसे आप ये मत समझिएगा, मैं ये अपने लिए कह रही हूँ, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अगर एक और शादी कर ली तो कितनी बदनामी होगी आपकी। लोग क्या कहेंगे? मुझे तो आपकी फिक्र है, वरना मुझे तो वो जरा भी अच्छे नहीं लगते। कहाँ मैं छोटी सी बच्ची और कहाँ वो एजड। बालों को झटकती हुई वो नाक चढ़ाकर बोली थी, जबकि दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हनान भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। आपी, क्या बनेगा आपका? वो धीरे से बड़बड़ाया था। हाँ बेटा, मुझे पता है ये तुम मेरे लिए कर रही हो। जहाँ तुमने इतना मेरे लिए किया है, एक फेवर और कर दो, उस पर तवज्जो दिया करो बेटा। अगर उसने चौथी शादी कर ली तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे आगा जी की? आगा जी मसनूई रूहान से लहजे में बोले थे। आप परेशान ना हो, करूंगी मैं कुछ ना कुछ, डोंट वरी। उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती हनान और दादा जी को वो बहुत प्यारी लगी थी। जरगुल के चेहरे पर सर तासुरात रकम थे। चेहरा मुरझा चुका था। चेहरे के नकूश भी सोगवारियत सी थी। जरगुल यार, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर तदबीर करेगा। डोंट वरी यार, बस रिलैक्स रहो। जरगून ने उसके माथे पर पीला दुपट्टा ठीक से जमाते हुए नरम लहजे में उसे तसल्ली दी। जरगुल की आंखों में नमी चमकी थी। जरगून का दिल दुखा था। उफ, क्या करूं मैं? क्या हनी का प्लान मान लूं? अगर जरगुल को खुश रखना है तो हनान का प्लान मानना होगा। हाँ, ये मुझे करना है। जरगुल प्लीज तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, डोंट वरी यार। वो उसका माथा चूम कर कहती। वो जरगुल को बहुत अच्छी लगी, जिस पर जरगुल मुस्कुराई थी। चलो जरगुल, बाहर सब वेट कर रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले भी आ चुके हैं। जरिश कमरे में आती हुई बोली, लेकिन सामने बैठी जरगून को देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। हेलो जरिश आपी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप इस नीले ड्रेस में, मुझे बहुत पसंद है नीला कलर। वो जरिश को देखती मुस्कुरा कर बोली, मुझे आपी मत कहा करो, कोई आपी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझी? कोई नन्ही काकी नहीं हो तुम जो सबको आपी बोलती हो। जरिश गुस्से से बोली, जिस पर वो मुस्कुराई। आप मुझसे पूरे 3 साल बड़ी हैं आपी जी। मेरे पापा ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, मैं तो आपको आपी ही कहूंगी। वो उसे तपाती हुई बेड से खड़ी हुई, जबकि जरगुल जरिश को चुप रहने का इशारा कर रही थी।
गो टू हेल्थ, तुम तो उठो, जरिश जरगुन को कहती जरगुल से बेजारी से बोली। जरगुन ने जरिश को घूर कर बहुत एहतियात से जरगुल को बेड से नीचे उतारने में मदद की। इतने में हुमा, माहा, मलीहा भी अंदर आ गई थी जरगुल को लेने। जरगुल को बाहर स्टेज पर बिठाया गया। जरगुल की सास और उसकी 2 ननदें भी आई हुई थी, जो स्टेज पर बैठी सबको मगरूरियत से देख रही थी। काफी मॉडर्न थी वो दोनों। जरगुल गहरा सांस लेती हुई बैठी। सब बुजुर्ग खवातीन भी वहीं थी। शायद अभी भी वो इसी लड़की के साथ हो। जरगुन सबको ऑफिस में मसरूफ देखकर किसी के वजूद की कमी को महसूस करती हुई बड़बड़ाई थी। आप ही भाई के बिना उदास हैं? हनान उसे कंधा मारता हुआ शरारत से बोला। जी नहीं समझे तुम, मेरी तो टांगों में दर्द है, इसलिए चेहरे के नकुश में बेजारी है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ। समझे तुम, आप ही भाई के बिना उदास हैं, आया बड़ा भाई वाला, वो गुस्से से बोली, जबकि हनान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की। वैसे आप ही अगर टांगों में दर्द है तो बैठ जाए ना, या जब भाई आएंगे तभी बैठेंगी, वो इसे चिढ़ाकर शरारत से कहता हुआ भाग गया। हनी के बच्चे, अल्लाह करे तुम्हारी बीवी तुम्हें इतना मारे कि बस ना करे, मुझे तपाने वाले देखना तुम, वो तपे हुए लहजे में बोली थी। जिस पर पास ही खड़ी माला शर्मीली सी मुस्कान से मुस्कुराती हुई हनान को देखने लगी, जो अब आजिम साहब के पास खड़ा अपनी आपी को ही देख रहा था। जरगुन सर झटकती हुई चेयर पर बैठने लगी थी जब वो इसे लॉन में आता हुआ दिखाई दिया था। पूरे 1.5 घंटे बाद आए हैं, उसी लड़की के साथ होंगे, वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। वक्त आगा जी के पास आकर बैठा था, जबकि दूर बैठे हकान साहब बेटे को बहुत हसरत बड़ी नजरों से देख रहे थे। वक्त ने मुस्कुराकर आगा जी की किसी बात का जवाब दिया था। वो झुंझुलाई, एक तो मुझे और कोई काम नहीं जो मैं इसे देख और सोच रही हूँ, तो है जरगुन बीबी तुम पर। वो गुस्से से खुद को लताड़ती हुई जरगुल के साथ जबरदस्ती जगह बनाती हुई बैठी थी, जिस पर उसकी नन ने जरगुन को घूरा, भला ये लड़की कहाँ से उसके साथ आकर बैठ गई थी। वो मेहंदी लगाती लड़की को देखने लगी, जो बहुत महारत से जरगुल के हाथों पर मेहंदी के नगूशो निगार बना रही थी। आपको भी लगानी है? जरगुल ने जरगुन से पूछा। नहीं यार, मुझे नहीं पसंद ये मेहंदी लगाना, वो बेतासुर लहजे में बोली। फिर वो चौंकी थी जब स्टेज पर आते बख्त को देखा था, उसके साथ आगा जी भी थे। अजलान बख्त ने जरगुल के सर पर हाथ रखकर उसके हाथ पर बहुत से 5-5 हजार के कई नोट रखे थे। भाई ये सब क्या है? जरगुल ने हफ्की से पूछा। तुम्हारा शगुन, एक भाई ही पहले बहन को मेहंदी वाले दिन शगुन देता है, तो क्या जरगुल मेरी बहन नहीं है? वो इसके सर पर हाथ रखता हुआ नर्म लहजे में बोला था, जिस पर जरगुल की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरते हुए उसके गालों पर बिखरे थे। डोंट वीप बच्चे, खुश रहो। वो फिर से उसके सर पर शफकत से हाथ रखकर बिना किसी को देखे स्टेज से उतर गया। जरिश और सुम्बल ने हैरत से बख्त को देखा था। जरगुन की गोद में हना आकर बैठी थी। ये कौन था जो अभी गया है? जरगुल की नन ने जल्दी से जरगुल से पूछा था। हना और जरगुन ने एक साथ उस लड़की को देखा। हकान मामू के बेटे अजलान बख्त हैं, जवाब मलीहा ने दिया था। ओ क्या ये शादीशुदा है? बख्त की पर्सनालिटी से इम्प्रेस होती वो इससे पूछने लगी। हना और जरगुन ने एक साथ इस फैशनेबल लड़की को घूरा। हाँ जी, हैर से शादीशुदा और एक बेटी के बाप हैं। कुछ और जानना है तो मुझसे पूछ लें, मैं उनकी बीवी और ये उनकी बेटी है, जरगुन ने जलकर कहा था, जिस पर जरगुल की नंद हक्का बक्का होती जरगुन और हना को देखने लगी थी। हना ने मुस्कुराकर जरगुन के सुर्ख चेहरे को देखा था। मामा मुझे मेहंदी लगवानी है, हना ने माँ से फरमाइश की थी। जरिश ने चौंक कर अपनी बेटी को देखा, दिल में हसरत सी जागी थी। हाँ लगवाती हूँ माला आंटी, लगवा लेना, जरगुन ने उसके गिर्द बाहों का हसार बनाते हुए कहा। हना मामा के पास आओ, जरिश ने बेसाख्ता उसे पुकारा था। हना समेत सब ने ही जरिश को हैरत से देखा था। वो तो अपनी बेटी को मुहातिब तक नहीं करती थी, तो फिर आज कैसे उसे खुद बुला लिया था। हना ने चौंक कर जरिश को देखा, फिर जरगुन को। जरगुन ने सर हिलाकर जाने की इजाजत दी। हना एकदम उसकी गोद से उतरी थी, जिस पर जरिश फखर से मुस्कुराई। हना जरिश के करीब से गुजरती हुई अपने बाबा के पास भाग गई थी। जरिश ने हैरत से हना को देखा था, फिर अपनी हाली गोद को। आधी रात तक मेहंदी का फंक्शन चला था। जरगुन कमरे में आते ही बेड पर गिरकर आंखें मूंद गई थी। उफ, थक गई मैं तो, वो सर दबाती हुई बड़बड़ाई थी। तभी बख्त रूम में आया। बास्केट उतारकर वो कबर्ड में रखता वॉशरूम में जाने लगा था जब वो रुका। हाय अल्लाह ये दर्द! वो तेज कदमों से उसकी तरफ आया था, जो पेट पर हाथ रखे हुए थी। क्या हुआ? वो हैरत से पूछने लगा कि अभी तो वो बाहर जंगी बली थी। पेट में दर्द है, वो कहते ही कराही। व्हाट? लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता तुम्हें पेट में दर्द है, वो तीखे लहजे में बोला। अभी आहिस्ता पेन है, हाय अब तेज हो गई है, कहते ही वो फिर से कराई थी, जिस पर वो चौंका था। उफ, नकाबले बर्दाश्त दर्द है पापा, मामा, हाय ये दर्द!
वो करा रही थी, बल्कि बाल वेले कर रही थी। मेडिसिन देता हूँ, आराम आ जाएगा, वो कहते ही कबर्ड की तरफ बढ़ा। नहीं आएगा आराम, वो एकदम से बोली थी। वो हैरत से पलटा। क्यों नहीं आएगा आराम? वो मशकूक नजरों से उसे देखता हुआ बोला। वो मेरा मतलब है, ज्यादा दर्द हो तो आराम कैसे आएगा? मेरे लिए काढ़ा बनाकर लाएं। वो फिर से पेट पर हाथ रखती कराकर कहती बेड पर लेट गई, और वो कुछ दूर खड़ा उसके वजूद को देखता काढ़ा बनाने चला गया। वो उठकर बैठी, मजा चखा के रहूंगी मैं आपको, वो दांत पीस कर कहती फिर से पेट पर हाथ रखकर ऊंचा ऊंचा कराने लगी थी। 5 मिनट बाद वो काढ़ा ले आया था। ये लो पियो, वो इसकी तरफ कप बढ़ाता हुआ बोला। मुझसे नहीं पिया जाएगा, दर्द हो तो कहा कुछ खाया पिया जाता है। हाय पापा, आपकी बेटी मरने लगी है, मुंह देख जाएं आखिरी दफा अपनी बेटी का, वो इससे कहती फिर से वाल वेले करने लगी थी। वो आंखें सुकेड़े उसे देखने लगा। सीरियसली पेट के दर्द से ही तुम फोत होने लगी हो? वो कमर पर हाथ रखता हुआ बोला। मौत आई हो तो छोटे मोटे बहाने ही तो बनते हैं, वो कराते हुए बोली। उफ। वो गहरा सांस लेता हुआ माथा मसलता हुआ उसके करीब आया। चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वो इसकी कलाई थामते हुए बोला। मैं नहीं जाऊंगी, आप बस यहीं बैठ जाए, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है इस दर्द का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। वो बैठते हुए घबरा कर फिर से वालवेला करने लगी थी, जबकि वो अब उसे मशकूक नजरों से देखने लगा था। बहाना बना रही हो? वो कमर पर हाथ रखता संजीदगी से बोला। वो इसे देखते हुए बुखलाई थी। मैं क्यों बहाना बनाऊंगी, मैं तो कभी बहाने बनाती ही नहीं हूँ। दर्द तो असली है, अगर मैं बहाने बनाऊं तो अल्लाह करे मेरे दुश्मन के सर में जुएं पड़े। भला जरगुन आजिम क्यों बहाना करेगी? वो पेट पर हाथ रखे पहले तो बुखलाई थी, लेकिन फिर संभलते हुए जल्दी जल्दी उल्टा सीधा बोल गई थी। मुझे तंग कर रही हो? वो इस बार नर्म लहजे में बोला, आंखें इसका बागौर जायजा ले रही थी। नहीं तो आपको तंग करके मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा भला? वो हाय हाय करती दर्द बड़े लहजे में बोली। वो भारी सफेद कलाई पर ब्राउन वॉच बांधे हुए था। जरगून को इसके कलाई में वो ब्राउन वॉच बहुत भाई थी। वो कमर पर एक हाथ रखता गहरा सांस लेता हुआ 2-3 कदम पीछे हटता हुआ बाहर निकल गया। इस लड़की के साथ रहकर बंदे ने पागल ही तो होना होता है। ये मुझे अकेला छोड़ गए, बेमरबत इंसान। एक एक ज्यादती का बदला लूंगी, बालकनी से धक्का मारूंगी, वो भी 3री मंजिल से। वो बेड पर ही खड़ी होती होंठ भींचकर बोली थी। हनान फिर से उसी जगह मौजूद था। आज नजरें बहुत वाज़िया और सांवले चेहरे वाली लड़की को तलाश कर रही थी। ये लड़की ठीक भी है या नहीं, या फिर कहीं चली गई है? वो दोनों हाथ कमर पर रखे इर्द गिर्द देखता हुआ सोचने लगा, जबकि पीछे बड़े से पत्थर पर बैठी जरगून बहुत जांचती हुई नजरों से अपने भाई को देख रही थी। ये किसे तलाशा जा रहा है? वो इसके करीब आती आईब्रो उचकाकर बोली। वो गहरी सांस लेता मुस्कुराया। आपको। वो लब दबाता होले से मुस्कुराता हुआ बोला। चल झूठे, मेरे से छोटे हो और छोटे ही रहोगे, सीधे सीधे बता दो वरना है नहीं होगी तुम्हारी। एक बात बता दूं तुम्हारी, मैं अरेंज मैरिज करवाऊंगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। मेरा तो एक ही भाई है, पता नहीं कैसी लड़की पसंद करोगे तुम, और वो बीबी तुम्हें लेती चलता बनी तो मुझे तो कोई मासूम सी लड़की चाहिए। वो स्टार्ट हो चुकी थी नॉन स्टॉप बोलना। वो होले से मुस्कुराता आप ही को बाहों के हाले में ले आया। आपका भाई आप ही की पसंद की हुई लड़की से शादी करेगा, ये वादा रहा हनान लशारी का अपनी बहन से। वो इसके सर पर हाथ रखता मजबूत लहजे में बोला। वो मुस्कुराई। मैं फ्लर्ट वगैरह करने की भी इजाजत नहीं दूंगी बच्चों, वो इसके साथ चलती हुई बोली थी। जवाबन वो शरारत से मुस्कुराया था। वो दोनों चौंके एक ब्लैक गाड़ी सरायत से उनके सामने आकर रुकी थी। गाड़ी के अंदर से निकलता शख्स दोनों को शॉक में डाल गया था। जरगून ने एकदम से हनान का बाजू हाथ में लिया। छी छी, पनाह भी ढूंढी तो अपने से छोटे शख्स की। एली तंजिया मुस्कान से झटक कर बोला। सहारा छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, सहारा तो सहारा होता है, फिर वो चाहे एक दरख्त का ही क्यों ना हो। और तुम जैसों से तो मैं निपटना अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आपी का रास्ता रोकने की? 1 साल जेल में रहकर सुकून नहीं आया था तुम्हें? अगर इस बार तुमने मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। हनान उसका गिरबान हाथों में लेता ऊंची आवाज में नफरत से पुकारा था। जरगून वहीं खड़ी रही, जबकि एली तन से मुस्कुराया। साले साहब को गुस्सा बहुत। आगे का जुमला हनान के थप्पड़ ने रोक दिया था। यू बास्टर्ड, तुम लातों के भूत हो बातों के नहीं। वो उसे थप्पड़ मारता चिल्लाया था, जिस पर एली ने भी उस पर मुक्का ताना था। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। जरगून मुंह पर हाथ रखे शौक से निकलती हुई हनी की तरफ दौड़ी थी। एली को धक्का देती वो अपने भाई के साथ आन खड़ी हुई थी।
खबरदार, अगर मेरे भाई पर हाथ उठाया तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें, कमीने इंसान। वो उंगली उसके चेहरे के सामने घुमाती उसे धमकी दे गई थी। एली मुस्कुराया, जिस पर हनान गुस्से से फिर उसकी तरफ बढ़ा था जब जरगून ने सरायत से उसे काबू किया। हनी चलो यहाँ से, इसे तो वक्त ही सेट करेंगे। जरगून उसके हाथ में पिस्टल देखकर अपने भाई को खींचती हुई बोली, इसे तो मैं भी सेट कर सकता हूँ, आप बस छोड़ें मुझे। हनान ने कहर बड़ी नजरों से एली को देखते हुए कहा, हनी चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम, बस चलो यहाँ से, ये साइको है। अगर इसने तुम पर गोली चला दी तो नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। एली तमस्खर से मुस्कुरा रहा था, जिस पर हनान नफरत से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे खींच खांच कर ले गई थी। हनान ने जाते जाते उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। जरगून सिर्फ एली की है, ना कि बख्त की। इसे तो मैं देख लूंगा, बल्कि अगले जहां भी पहुंचा दूंगा। बस कुछ अर्सा और खुश रह लो माय डियर, वो पिस्टल उंगली में घुमाता हुआ तंजिया मुस्कान से बोला था। शादी का दिन है, सो काम है मुझे। वो किचन में खड़ी चाय बनाती साथ साथ झुंझला भी रही थी। चाय बनाना सोखा काम है क्या? जो लोग कहते हैं चाय बनाना भी कोई काम है, निरा स्यापा है कसम से। चाय को कप में छानती वो बड़बड़ा रही थी। नाक पर बहुत गुस्सा धड़ा था, क्योंकि वो फिर से तैयार श्यार होकर जो निकल चुका था। मैं भी 2 महीने बाद निकल जाऊंगी आपकी जिंदगी से, पीछे मुंह देखते रह जाएंगे सब। चाय का सिप लेती गुस्से से बोली जब हनान अंदर आया। आपी, प्लान रेडी है क्या? हनान अंदर आता हुआ बोला। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। जरगून के मुकाबले उसका रंग फेयर था। हाँ आ जाओ तुम भी मुझे सताने। बात सुनो, अपने भाई साहब पर भी नजर रख लिया करो, कहीं हाथों से ही ना निकल जाए मासूम। वो चाय पीती नाक चढ़ाकर बोली। उफ, मेरी आपी की ये जेलसी। वो इसका चेहरा देखता मुस्कुराकर बड़बड़ाया था। नहीं निकलते हाथों से, अगर निकले तो आपका भाई फिर से खींच लाएगा, डोंट वरी। वो कंधे उचकाता हुआ बोला जब वो सर झटक कर रह गई। एक बात कहूँ, वो चाय पीते हुए बोली, दिल कर रहा है तुम्हारी फेंटी लगा लूं, बहुत तंग करने लगे हो। वो बड़े नरम लहजे में बोली थी, जिस पर हनान को आसपास खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। वो एक झटके से किचन से बाहर था, बल्कि घर से भी बाहर था, जबकि वह पीछे नहवा से सर झटकती हुई चाय पीने लगी थी। दिमाग खराब करके रख दिया है सबने, एक मासूम जान है मेरी। वो कप शेल्फ पर रखती हुई बोली। जरगुल को हॉल में ले जाकर साकिब के साथ बिठाया गया था। हयाम कल से कमरे में बंद था। उसे खाना खिलाने की शहाला ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला था। जरगुल टी पिंक कलर के लहंगे में थी। बारी मेकअप, बारी ज्वेलरी में वो बहुत हसीन लग रही थी। वो सादा रहती थी, इसलिए तो इस पर खूब रूप आया था। सर झुकाए वो साकिब से बैठी थी। तभी वो मौलवी आया था जिसने जरगून और बख्त का निकाह पढ़वाया था। मौलवी की नजरें इधर उधर भटक रही थी, जैसे किसी की तलाश में हो। मौलवी साहब जी निकाह शुरू करें, मुनीर साहब ने बिस्मिल्लाह करने को कहा। मौलवी जी रजिस्टर खोले, निकाह के कलमात पढ़ने लगे थे। 1 मिनट मौलवी जी, इतनी जल्दी भी क्या है? हॉल में से आती बुलंद आवाज पर सब उस लड़की को देखने लगे थे जो बुर्का पहने हुई थी। निकाह में सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, जिनमें बहुत गहरा काजल डाला हुआ था। वो लड़की धीमे धीमे कदमों से स्टेज पर चढ़ी थी। मौलवी जी निकाह पढ़वाने की बहुत जल्दी है क्या आपको? पतली सी आवाज थी उस लड़की की, लेकिन सख्त। सबने हैरत से उस लड़की को देखा था। मौलवी जी निकाह पढ़वाने की बहुत जल्दी रहती है आपको? स्टेज पर चढ़ती वो लड़की कुछ गुस्से से बोली थी, जिस पर मौलवी समेत सबने उसे चौंक कर देखा। लड़की कौन हो तुम? वक्त ने आईब्रो चुकाकर पूछा। ये तो साकिब बताएंगे कि मैं कौन हूँ। साकिब बताओ ना मैं कौन हूँ तुम्हारी। वो साकिब के करीब आती बहुत गुस्से से बोली थी। व्हाइट शेरवानी पहने साकिब, जो बहुत गरूर से बैठा था, इस लड़की के तीखे लबो लहजे पर वो चौंक कर उसे देखने लगा था। संजीला मामी एकदम से सोफे से खड़ी हुई। ए लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे बेटे का तुझसे क्या वास्ता? हाँ, वो क्या जाने तुम कौन हो? संजीला बेगम अपने बेटे की तरफ सबको सवालिया नजरों से देखता देखकर बहुत जल्दी से बोली थी। कौन हो तुम और ये सब क्या कह रही हो? वक्त उसकी तरफ आता हुआ बेतासुर लहजे में बोला। मैंने कहा तो है साकिब से पूछ ले। वो लड़की कंधे उचकाकर बोली। निकाह शुरू करें मौलवी जी, ये कोई पागल है जो पागल खाने से उठकर आ गई है मेरे बेटे की शादी तोड़वाने। मर मिटी होगी उसकी वजाहत पर। संजीला बेगम इस लड़की के वजूद को नफरत से देखते हुए बोली। जरगुल ने होंठ भींचकर आंखों में आए आंसू बहुत जब्त से रोके थे। क्या मतलब निकाह शुरू करें? मैं कोई पागल नहीं हूँ। सासू माँ जी, ये मेरा शोहर है। मौलवी जी आप ही बताएं, क्या पहली बीवी की इजाजत के बगैर शोहर दूसरी शादी कर सकता है? बताएं जरा। वो लड़की गुस्से से बोलती हुई मौलवी जी के पास आई, जो फिर से निकाह का रजिस्टर खोल चुके थे। मौलवी ने हैरत से उस लड़की को देखा, फिर नफी में सर हिलाकर बाकी घर वालों को देखने लगे।
जबकि बाकी सब शौक से साकिब और उसके घर वालों को देख रहे थे। एक तो इनके खानदान में जब भी कोई शादी होती है तो ड्रामा तो लाजमी होता है। एक औरत अपने साथ बैठी औरत से बोली थी, जिसने तासुब से हाँ में सर हिलाया। झूठ बोल रही है ये लड़की, मैं तो इसे जानता तक नहीं। साकिब हैरत से बोला, मैं कोई झूठ नहीं बोलती, मैं जो कह रही हूँ सच बोल रही हूँ। उसने मुझसे निकाह किया, फिर निकाह नामा भी अपने पास रख लिया। मैंने भी दे दिया कि मैं तो इस पर भरोसा करती थी। मुझे क्या पता था ये धोखा दे रहा है मुझे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूंगी, मेरा तो तेरे अलावा कोई और है भी नहीं। वो बोलती हुई स्टेज पर ही बैठकर रोने लगी थी, जिस पर सब ने परेशानी से उस रोती हुई लड़की को और देखा, फिर साकिब को, जो शौक से बुत बना अपनी माँ बहनों को देख रहा था। ये कौन सी वाली है? संजीला बेगम बेटे के कान में बहुत गुस्से से बोली। पता नहीं अम्मी जी, वो तो जर्मनी में है, यहाँ तो मैंने कोई निकाह नहीं किया था। साकिब चेहरे से पसीना साफ करता हुआ बुखलाकर बोला कि दूर खड़ा बख्त बहुत खूनी नजरों से उसे देख रहा था। ए लड़की, शक्ल दिखा ना जरा हमें, और निकाह नामा नहीं है तो कोई तस्वीर ही दिखा दो। सुंबल बीबी चेयर से उठती हुई गुस्से से बोली कि वो शोहर की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी, जिनमें गुस्सा बहुत वाजिया था। जी मैं पर्दा करती हूँ गैर मर्दों से, और हमारे यहाँ तस्वीर वगैरह भी नहीं बनाई जाती, लेकिन इनकी और मेरी एक तस्वीर है। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। वो लड़की झट से खड़ी होती अपना थैले जैसा बैग टटोलने लगी थी। बहुत जद्दोजहद के बाद बैग से एक तस्वीर बरामद हो चुकी थी। उस लड़की ने शू शू करते हुए वो तस्वीर सुंबल बीबी की तरफ बढ़ाई थी, जो इन्होंने घबरा कर पकड़ी। तस्वीर में एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और साथ साकिब था, जो बिहार से उस लड़की को देख रहा था। इन्होंने शौक से साकिब को देखा, जिसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। मामू साहब सर थाम कर चेयर पर बैठ गए कि इस लड़के ने इन्हें शुरू से ही बहुत परेशान करके रखा था। बख्त ने तस्वीर उनके हाथ से पकड़कर उस लड़की को बहुत गौर से देखा, जो उसे देखने पर मौलवी को देखने लगी थी। वो फिर से लड़की को देखने लगा, चेहरे पर संजीदगी सी छा गई थी। उसके हाथ से बारी बारी सब तस्वीर पकड़कर देखते जा रहे थे। ये तस्वीर झूठी है, साकिब की वालदा ने गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा। उतारो बुर्का। वो फुंकारी थी। उस लड़की पर वो भागकर बख्त के पीछे हुई। चेहरा क्यों नहीं दिखा रही तुम? जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी हम कैसे मान ले ये लड़की तुम ही हो? सुंबल बीबी भी मैदान में उतरी। वो लड़की घबराकर बख्त को देखने लगी, जो बहुत बेतासुर चेहरे से आगा जी को कोई इशारा कर रहा था। संजीला, हमारी बेटी कोई फालतू नहीं जो हम ऐसे ही ब्याह देंगे। अरे हमारे खानदानों में रिश्तों की कमी नहीं थी, हमने तो सुंबल बहू की बात की लाज रख ली, वरना कहाँ हमारी जरगुल और कहाँ ये साकिब। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, बस बात खत्म। आगा जी हतमी लहजे में कहते हुए चेयर पर बैठ गए। आगा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप लोग अपनी बारात ले जाएं, हमें नहीं मंजूर ये रिश्ता। जिसके करैक्टर में जोल हो, मेरी बेटी पाक साफ किरदार की है, हमें इसके लिए कोई ऐसा ही लड़का चाहिए। मुनीब साहब बहुत गुस्से से बोले, जिस पर संजीला बेगम को बहुत गुस्सा चढ़ा था। साकिब तो इस लड़की को गुस्से से घूरे जा रहा था। सुंबल, अगर हमारी बेइज्जती ही करवानी थी तो क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की? अरे कोई भी ऐसे कह देगा तो आप लोग ऐसा करेंगे हमारे साथ? मुझे तो लगता है आप लोगों को किसी ऐसे मौके की ही तलाश थी। संजीला बेगम गुस्से से बैग कंधे पर रखती हुई बोली। भाभी मेरी बात तो सुने। मुनीब, आप लोग समझे, साकिब ऐसा नहीं है। सुंबल बेगम बेबसी से बोली। जरगुल के चेहरे पर इत्मीनान से तासुर छा गए थे। रहने दो बीबी, पहले तो मेरा ख्याल था तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने भाई के बेटे से ब्याह दूंगी, अब घर पर ही रखो दोनों बेटियों को। अरे लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं होती, ये तो लड़कियां वाले ही धक्के खाते हैं। हमारे घर पर कदम मत रखना सुंबल बीबी, जो करना था तुमने कर दिया है। संजीला बेगम नहवत से कहते ही साकिब की कलाई पकड़ती उस लड़की के पास आई। वो घबरा कर पीछे हटने ही वाली थी जब संजीला ने उसकी कलाई को हाथ में लिया। चलो मेरे साथ, अब कहाँ भागने की तैयारी है तुम्हारी? संजीला बेगम उसे सामने लाते हुए गुस्से से बोली। मैं क्यों आप लोगों के साथ जाऊं? अगर आपने मुझे रास्ते में ही जान से मारकर फेंक दिया या फिर मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया तो मैं अपनी जान के मामले में कोई रिस्क नहीं लूंगी, चाहे जो मर्जी कर ले। वो लड़की घबरा कर पतली आवाज में कहती हुई अपनी कलाई छुड़वाने लगी थी। साथ तो तुम्हें चलना ही होगा, साकिब ने भी फुंकार कर कहा। ये क्या तमाशा है? जब वो लड़की तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है इसके साथ? हनान अचानक से कहीं से सामने आता संजीदगी से बोला। बख्त हनान और इस लड़की को देखता पास पड़ी चेयर पर बड़ा रिलैक्स होकर बैठा था। तुम कौन होते हो मियाँ? हमारे मामले से दूर रहो। और सुंबल बीबी, अब तुम्हारी बेटी को भी कोई ब्याएगा नहीं। पहले बड़ी बेटी घर बिठाई हुई थी, अब छोटी भी बिठा कर रखो, मेरी बद्दुआ है। ये जो तुमने हमारी बेइज्जती की है इसका सिला तुम्हें जल्द मिलेगा, देख लेना तुम। संजीला बेगम फिर से अपनी नंद पर बरसी। भला ऐसी मासूम लड़की इन लोगों को कहाँ से मिलनी थी? इन्हें तो बस यही गम खाए जा रहा था। क्यों, आप कोई वली अल्लाह हैं जो आपकी बद्दुआ लगेगी? वो लड़की सरायत से बोली, लेकिन फिर खुद की चलती जुबान को कोस कर रह गई।
थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दूंगी तुम्हारा, समझी? तुम्हारे लिए अच्छा होगा हमारे साथ चलो, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। ये लड़की आपके साथ नहीं जाएगी, जो करना है कर लें आप लोग, हनान ने बेलचक लहजे में कहा था, जबकि बाकी सब लोग परेशानी से उनकी तरफ देखे जा रहे थे। आगा जी और हकान साहब मुनीब को तसल्ली दे रहे थे, जो परेशान थे। जरिश दरगुल के पास बैठी हुई थी, चेहरे पर स्पॉट तासुरात थे। क्यों मियाँ, तुम कौन होते हो? ये मेरे बेटे की बीवी है, तो साथ ही जाएगी ना, या तुम रखोगे इसे अपने पास? संजीला बेगम ने नफरत से पूछा, जिस पर बख्त एकदम से चेयर से खड़ा हुआ था। 1 मिनट में मुझे यहाँ से चलते नजर आए, वरना लिहाज नहीं करूंगा मैं। मुझे आपका बेटा नहीं पसंद अपनी बहन के लिए। अगर ये लड़की झूठी भी है तो फिर भी मुझे आप लोग अपनी बहन के लिए नहीं पसंद। निकल जाएं और अब कभी यहाँ का रुख मत करिएगा। वक्त सिर्फ एक बार ही मौका देता है, बार बार नहीं। वो सख्त लहजे में बोला था, जिस पर वो लड़की भी थोड़ा डर गई थी। हनान गहरी सांस लेता मुस्कुराया। अब इसे कोई डर नहीं था, उसके साथ उसका भाई जो था। मैं भी देखूंगी कि अब कौन जरगुल को बिहाने आएगा। और मेरी आती है यहाँ जूती। अरे मेरे बेटे ने एक नहीं 2-2 शादियां कर रखी हैं जर्मन में। जाओ, जो करना है कर लो। हमारी बला से आया बड़ा धमकी देने वाला। चलो जी, आपको ही अपनी बहन के घर रिश्तेदारी का शौक चढ़ा था, अब उतर चुका होगा। वो जाहिलाना अंदाज में गरूर से बोलते हुए चलती बनी। पीछे पीछे सब बाराती भी चले गए थे। अब घर वाले और कुछ मेहमान ही रह गए थे। अब सब इस लड़की को देख रहे थे। वो लड़की जल्दी से वहां से निकलने ही लगी थी जब उसे ठोकर लगी थी और वो सरायत से नीचे गिरी। हाय अल्लाह, वो कराई थी। हनान भागता हुआ उसके करीब बैठा। चेहरे पर परेशानी थी। वो इसे उठाता हुआ खड़ा हुआ जब वक्त को अपनी तरफ तंज से देखते देखा। शुक्रिया भाई उठाने के लिए, वो लड़की हनान से कहती हुई आगे बढ़ी। जब रुकी, सामने ही आजिम साहब खड़े थे। निकाब उतार दो बेटा जी, मुझे कमरे में बंद करके यहाँ भाग गई थी क्योंकि मैं अपनी बेटी का मंसूबा सुन जो चुका था। आजिम साहब तंज से बोले। उनके साथ हयाम भी था, वही तो इन्हें कमरे से बाहर निकाल कर लाया था। वो फोन भी उनका चुरा लाई थी। सबको अपनी तरफ हैरत से देखता देखकर वो थूक निकलती हुई सबको एक एक नजर देखने लगी। अंकल जी, मैं तो कोई और हूँ, आपको गलतफहमी हुई। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो जल्दी से कहती हुई भागी थी जब वक्त ने उसकी कलाई पकड़कर उसे एकदम से अपने सामने किया। वो बहुत आहिस्ता से उसका निकाब उसके चेहरे से सरका चुका था। सब शौक से उसे देख रहे थे। वो बेचारगी से मुस्कुराई, सबको अपनी तरफ देखता देखकर। मौलवी झटके से अपनी जगह से खड़े हुए थे। मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये प्लान तो हनान का था। मैंने तो सिर्फ पापा को कमरे में बंद किया था, वो भी हनान के कहने पर। मैं तो मासूम हूँ, इतना कहाँ सोच सकता है मेरा बेचारा सा दिमाग। वो संजीदगी से सर झुकाए ही बोली थी। हनान ने घबरा कर आपी को जोर से कंधा मारा, जिस पर जरगून ने उसे बेचारगी से देखा। ये क्या तरीका था तुम लोगों को? शर्म ना आई मेरी बेटी की जिंदगी से खेलते हुए? तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। खानदान वाले 100 बातें बनाएंगे मेरी बेटी के मुतालिक। सुंबल बेबी उन पर गुस्सा होती हुई फुंकारी। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते हुए फिर वक्त को देखने लगे थे। आगा जी पेशानी मसलते हुए उनको देख रहे थे। हयाम दूर खड़ा था, नजरें झुकाए। वो जूते की नोक से जमीन खुरच रहा था। हाय हाय, मेरी तो दोनों बेटियों की ही किस्मत माड़ी थी। वो वालवेले करने लगी थी। चुप रहो, जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद दोनों बेटियों की जिंदगी खराब की है, किसी को इल्जाम मत दो। मुनीब साहब सोफे से खड़े होते हुए सर्द लहजे में बोले। जरगुल ने बहते आंसू सरायत से साफ किए। हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, भला कौन मानेगी? अपनी बेटी की जिंदगी खराब करना हमारी तो किस्मत भी माड़ी थी। जो रही सही कसर थी वो इस जरगून बीबी ने पूरी कर दी। सुंबल बेगम सोफे पर एकदम से बैठते रोते हुए बोली। बाकी देवरानियां जिठानियां परेशानी से बैठी हुई थी। किसने चाहा था ये हो? यंग जनरेशन भी चुपचाप परेशानी से जरगून और हनान को देख रही थी। वक्त अचानक ही हयाम को देखने लगा, फिर सर झुकाए रोती जरगुल को। वो कुछ सोचता हुआ आगा जी की तरफ चला गया। उनके करीब बैठा वो इनसे धीमे में कुछ बातचीत करने लगा था। फिर उसने शहाला पुप्पो को भी अपने पास बुला लिया था। मौलवी जी कभी कभी नजरें उठाकर जरगुन को देख लेते, जो परेशानी से अपने बाप को देख रही थी। बाप दोनों को सख्त नजरों से देखते हुए डांट रहे थे। ये क्या कोई तमाशा था जहां तुम अपनी एक्टिंग के जोहर दिखाने चले आए? दफा हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से। इसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम दोनों ने। वो बहुत गुस्से से दोनों को डांट रहे थे। इस बार माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ना ही हम आपको कमरे में बंद करेंगे। जरगून ने मिनमिनाते हुए बेचारगी से कहा। बुर्का अभी भी पहना हुआ था, बस निकाब उतर चुका था मैडम का। चुप रहो दोनों, आवाज ना आए तुम दोनों की मुझे। अभी तो तुम दोनों को अंदर जाकर सीधा करता हूँ। वो उन दोनों को धमकी देते हुए आगा जी की तरफ चले गए। अब क्या होगा आपी? हनान ने परेशानी से बोला।
जो मंजूर खुदा होगा, हमारा क्या कसूर, ये सब तो ऐसे ही लिखा था ना। वो अपने भाई को तसल्ली देती अपनी तरफ देखते मौलवी को घूर कर रह गई। इस गांव में ये छिछोड़ा मौलवी ही रह गया था निकाह पढ़वाने वाला। मुझ में पता नहीं कौन से हीरे लगे हैं जो मुझे ही देखता रहता है। वो मौलवी को देखते ही गुस्से से बड़बड़ाई, जबकि मौलवी सराय से नजरें झुकाता हुआ खड़ा होता जाने लगा। जब वक्त की आवाज पर रुका, मौलवी जी निकाह पढ़वाने के बाद जाइएगा। वो खड़ा होता हुआ बोला, जिस पर सबने हैरत से उसे देखा। निकाह? मगर किसका? सुंबल बीबी हैरत से बोली। जरगुल और हयाम का। उसने हयाम को देखते हुए सुंबल चाची को जवाब दिया, जिस पर सब हैरत से खड़े होते उसे देखने लगे। हयाम ने बेयकीनी से बख्त को देखा। जरगुल होंठों को काटती हुई रोने लगी थी, जिस पर जरगून उसकी तरफ बढ़ती उसे सीने से लगा गई। भाई, क्या आप मेरे बेटे को अपनी बेटी के लायक समझते हैं? अगर समझते हैं तो मेरी झोली में जरगुल डाल दें। आपकी बहन पर आपका ये बहुत बड़ा एहसान होगा। शहाला भाई के आगे दुपट्टा फैलाते हुए बराए हुए लहजे में बोली, जिस पर मुनीब लशारी अपनी बहन को गले लगा गए थे। शहाला बीबी पेचोताब खाती रह गईं। भला उनके पास अपना था ही क्या जो वो अपनी बेटी को उनके बेटे को सौंप देती, लेकिन वो जानती थी इस बार उनकी कोई नहीं सुनेगा। वो दोनों माँ बेटी फकत जलती भुनती ही रह गईं। ओफ, प्लीज इमोशनल सीन मत क्रिएट करें। टेंशन वाले माहौल में तो मेरा बीपी ही शूट कर जाता है। जरगून सबकी आंखों में आंसू देखकर जल्दी से बोली। बख्त ने बड़ी तीखी नजरों से उसे देखा था। जरगुल बच्चे, क्या अपने बाप का फैसला तुम्हें मंजूर है? मुनीर साहब जरगुल को कंधों से थामते हुए प्यार से बोले। जरगुल बड़ाई आंखों से अपने बाप के शफीक सीने से लग गई थी। हयाम को हनान थाम कर जरगुल के साथ बिठा चुका था। हयाम के चेहरे पर अनगिनत रंग बिखर चुके थे। कुछ ही देर में निकाह का फर्जिया सरंजाम दे दिया गया था। आप खुश तो हैं बख्त लशारी के साथ? मौलवी जाते हुए उसके करीब रुकता हुआ बोला। अगर ना खुश हुई तो तलाक दिलवा देंगे क्या मौलवी हो? मौलवी ही रहो, ये छिछोड़ी हरकतें छोड़ दो, वरना कोई निकाह नहीं पढ़वाएगा आपसे। वह बेजारी से कहती हुई हनान की तरफ चली गई थी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मौलवी बड़बड़ाता हुआ मुंह बसोर कर रह गया था। जरगुल का सिर्फ निकाह ही किया था। रुखसती 2 माह बाद तय पाई थी। सब काम निपटाते रात के 10 बज चुके थे। वो डरते डरते कमरे में आई थी। कमरा हारी देखकर वो खुशी से गहरी सांस खारिज करती वॉशरूम की तरफ भागने ही लगी थी, जब स्टडी रूम से बाहर आता अजलान बख्त उसकी कलाई हाथ में लेता उसे अपने करीब खींच गया था। वो डर से चीख मारकर रह गई, जिस पर अजलान बख्त ने उसके होंठों पर सरायत से हाथ रखा। वो बड़ी बड़ी आंखों से हैरानगी लिए उसे साकित खड़ी देखती रही, क्योंकि बख्त का हाथ उसके कमर के गिर्द था। आज क्या तमाशा क्रिएट किया है तुमने? वो सर्द लहजे में बोला। मैंने तो कुछ नहीं किया, सारी गलती तो हनी की थी। सीरियसली, तुम तो बहुत मासूम हो। तुम कहाँ कुछ करती हो? जो होता है वो खुद ब खुद हो जाता है ना। वो सर्द लहजे में उसे अपने और करीब करता हुआ बोला था। ठीक कह रहे हैं आप, मुझसे सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। वो सर झटक कर तासुब से बोली। क्यों बीवी बनने की एक्टिंग की थी? तुम मुझे सीधे तरीके से बता देती तो मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लेता। तुम जानती हो ये कितना बड़ा रिस्की था। आखिर तुम कब बड़ी होगी? वो जिद होता हुआ बोला। हनान का प्लान था, मैं तो ख्वामुहा ही फंस गई। वैसे भी जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने ऐसे ही सोचा था। और वो शादीशुदा भी था। हमारी जरगुल में क्या कमी थी जो उसके साथ ब्याह देते? वो बुरे लोग थे। बस फिर हमने तय कर लिया ये निकाह तो किसी सूरत नहीं होने देंगे। पापा ने मेरी और हनी की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो हमें डांटते बाहर बताने गए थे, जिस पर हमने उन्हें लॉक कर दिया। वह सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली, साथ साथ उसका हाथ भी कमर से हटाने की जद्दोजहद जारी थी। लेकिन अजलान बख्त बिना उसकी कोशिश को कोई अहमियत दिए तीखी नजरों से उसे देखता रहा। शर्म नहीं आती थी चाचू को लॉक करते हुए? वो संजीदगी से बोला।